मैं अलीगढ़ की तरफ रुख करूँगा और आपसे आपके अलीगढ़ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका अलीगढ़ जिस वक़्त आप बीओएमएस कर रहे थे, वो किस तरीके का अलीगढ़ था? और आज आप अलीगढ़ को किस तरीके से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब के एक नए प्रोग्राम में मैं मोहम्मद गैसुद्दीन, स्टूडेंट पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब मुख्तलिफ उन्वान पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर प्रोग्राम करता रहा है और कुछ महीने से कुछ दूसरी मसरूफियत की वजह से, इम्तहानात की वजह से और तलबा की दीगर मसाइल की वजह से वो प्रोग्राम्स नहीं हो सके। लेकिन आज स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब एक नए अंदाज के प्रोग्राम को लेकर आपके सामने पेश है, खिदमत है। ये प्रोग्राम हमारे अलीग्स से कनेक्ट करने का है, हमारे अलीग्स को जानने का है, जो दुनिया और हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ गोशों में अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी मिल्लत को, अपने अलीगढ़ को दुनिया में और दुनिया के बाहर पहचानवा रहे हैं और उनकी वजह से लोग अभी भी अलीगढ़ को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से आज से 20 से और 25 साल पहले देखा जाता था। अलीगढ़ जो हाजिर है और उसका जो माजी था, उसमें जो गैप आया है, जो उसके अंदर कमी आई है, उस कमी को ढूँढने के लिए हम निकले थे और उस कमी को ढूँढने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने माज़ी को खंगालें, अपने माज़ी को ढूँढें। अपने माज़ी को ढूँढने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम अपने बड़े भाई, अपने सीनियर्स, उन लोगों से राब्ता करें जो अलीगढ़ में पढ़े और यहाँ से जाने के बाद कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो जनाब मिर्ज़ा मुशाहिद बेग साहब हैं, जो अलीगढ़ से बीओएमएस किया था 1993 में और हबीब हॉल में आप रहते थे। उसके बाद आपने एमए किया एस्ट्रोलॉजी में और दीगर जो है तालीम हासिल की। मैं सबसे पहले अपने मेहमान का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। सामीन, जो तारुफ़ मैंने दिया वो बहुत मुख्तसर सा है। मैं अपने मेहमान से ही दरख्वास्त करूँगा कि वो चंद बातें अपने बारे में बताएँ कि अलीगढ़ से जाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो अपनी तालीम हासिल की और आप जो है मतब जो चला रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, वो कितने अरसे से कर रहे हैं? जनाब, मेरा सफ़र जो तालीमी रहा है, अलीगढ़ से निकलने के बाद मैं बनारस से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी का विद्यार्थी रहा। वहाँ से संस्कृत में एमए और ज्योतिष में एमए किया है, यानी कि ज्योतिष आचार्य कह लीजिए आप, एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबों में मैंने काम किया। इल्म जफ़र, इल्म रमल, इल्म आदाद, इल्म इंसा, इल्म कौकब, इल्म चिल्ला कशी, इल्म बंगाली, इल्म तशख़ीस, इल्म तजवीज़, इल्म अब्दान। इसी तरह हम 5000 जड़ी-बूटियों पे जो शोध किया है, उसका एनसाइक्लोपीडिया हम तैयार कर रहे हैं, उनका शिजरा तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये ह्यूमन बॉडी पर उसका शिजरा हमने बनाया है 5000 जड़ी-बूटियों का। इंशाअल्लाह जल्दी फ़िल्माएँगे और लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। ये इंशाअल्लाह, मेरा छोटा-सा तारुफ़ है और इंशाअल्लाह। 35 बुक्स मैंने जो है इस फ़लसफ़े पे, फ़िलॉसफ़ी पे मैंने लिखी हैं और काफ़ी इसमें मेहनत की, थोड़ी-सी लोगों की खिदमत के लिए। लोगों के मंज़र आम पर ये हक़ बात और सच बात कहने का मैंने एक थोड़ी-सी जसारत और एक हिम्मत दिखाई है और बाकी जब आपके सामने मेरे इल्म व फ़नून सामने आएँगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये बिल्कुल अलग-सी कुछ बात है। बहुत शुक्रिया। ये वाक़ई में एक गौर व फ़िक्र की बात है, जिस वक़्त मेडिसिन को एज़ अ बिज़नेस कंसीडर किया जाता है, उस वक़्त में आप ऐसे इनिशिएटिव की बात करते हैं, जहाँ पर नौजवान या एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इंसान अपने आप से दुरुस्त कर सकता है या देख सकता है, वो जो है आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वाक़ई में काबिल तारीफ़ बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको इस चीज़ पे। क्योंकि बीओएमएस से आपका फ़ील्ड रहा है और हम जो है बीओएमएस के मुतालिक या यूनानी मेडिसिन के मुतालिक जो बात आम तौर पे राइज है मुआशरे के अंदर, वो ये है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर एलोपैथी और ये कह लीजिए कि जो नई मेडिसिन हैं, ये दवाइयाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं और हर इंसान कोशिश ये करता है कि कितनी किस तरीके से उन दवाइयों की रसाई हो सके, उसके लिए बेशुमार अखराजात करता है, बहुत खर्च करता है। तो आज के वक़्त में यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन किस तरीके से रिलेवेंट है? देखिए, आयुर्वेद पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आयुर्वेद को अब जो इसमें कोशिश की गई है आयुर्वेद में, बिल्कुल एमबीबीएस के बराबर इस कोर्स को तैयार कर दिया है। इस पे रिसर्च बहुत हुई है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत यूनानी पीछे है। आयुर्वेद यूनानी का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसे इलाज बिल मुफरद आज़ा कहते हैं। इलाज बिल मुफरद आज़ा का मतलब ये है कि जैसे हम आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोलते हैं, इसी तरह दिमाग से, दिल से और लीवर से जो केमिकल हमारे तैयार होते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है, जिन्हें हम इख़लात बोलते हैं, क़िल्त बोलते हैं, वो जो तैयार होता है, वो हमारा इलाज बिल मुफरद आज़ा ने उसे जो तक़सीम किया है। अब जो आप बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि टिप्स देते फिर रहे हैं, 15-15, 55-55, 20-20 दवाओं का कॉम्बिनेशन तैयार करके कहते हैं कि ये पेट के दर्द के लिए है, ये किडनी के लिए है, ये लीवर के लिए है, ये हार्ट के लिए है। हर शख्स अपनी जो है यूट्यूब पर एक बाढ़ सी आई हुई है टिप्स देने की। वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है, क्योंकि यूनानी मेडिसिन या यूनानी तरीक़ाए इलाज जो है फ़ितरी है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की दवा खाने से या लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बजाय नुकसान के। मिसाल के तौर पर अगर आपको सर्दी हुई है, तो आपने सर्दी को भगाने के लिए बहुत सारे ना जी लौंग खा लो, दालचीनी ले लो, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें घरेलू लोग नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। अब ये उन्हें पता नहीं कि कौन-सा वाला नज़ला है, क्या परेशानी है, तो ये तो डॉक्टर जो यूनानी डॉक्टर है, वो बहुत इत्मीनान के साथ आपके डायग्नोज़ करके देता है। वो आगे चल के हम आपको बताएँगे कि क्यों और कैसे, कहाँ से होता है। बहुत शुक्रिया। मेरा एक अगला सवाल ये है कि मतलब होम्योपैथी को एक सूडो साइंस कहा जाता है, मतलब वो करंट सिनेरियो में या 21st सेंचुरी के अंदर रिलेवेंट नहीं है। उसके जो इलाज हैं, लाइक उनका जो ट्रीटमेंट्स चलता है वो काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट्स होते हैं, और बरअक्स अगर एलोपैथी को हम देखें तो फौरी तौर पे आपको आराम मिल जाता है जो भी मरीज़ होता है। तो आज के वक़्त में वो किस तरीके से मतलब रेलेवेंट हो जाती है और उसको हम किस तरीके से काउंटर करेंगे? देखिए, असल में होता ये है कि ये जो हमारी होम्योपैथ है, आपने सुना होगा सिरका, शराब और गुड़ और भस्म, हुँ, ये जितने पुराने होंगे उतने ताकतवर हो जाएँगे हुँ, और ये इंजेक्शन का काम करते हैं, इनकी मिकदार भी कम हो जाती है। तो हमारा ये जो होम्योपैथ का सिस्टम है, अल्कोहल के साथ जब जड़ी-बूटी को हम मिक्स कर देते हैं, तो उसका काम इंजेक्शन की तरह क्विकली रिज़ल्ट देने का होता है और सीधे उस जगह लगती है जहाँ उसे मर्ज़ होता है। तो और इसके अलावा जैसे हम कोई ठोस सॉलिड उसको आइटम दे दें बनाकर किसी भी हर्बल लाइन से, किसी भी हर्ब का, तो वो इतनी तेज़ काम नहीं करेगा। अल्कोहल में उसकी पोटेंसी पुट अप हो जाती है हुँ, और वो बेहतरीन काम करता है। इसलिए हम लोग पुश्ते से, भस्मों से ज़्यादा जो चीज़ खिलानी हमें होती है, जैसे गोल्ड की कमी हो गई है बॉडी में, कॉपर की कमी है बॉडी में, आयरन की कमी है बॉडी में, इस तरह से मिनरल्स जो कम हो जाते हैं, हुँ, हम बजाय उसके डायरेक्ट मेटल भस्म देने से बचने के लिए हम ये करते हैं कि होम्योपैथ के मदर टिंचर वगैरह हम इस्तेमाल कराते हैं। बॉडी में विटामिन्स की जो कमी होती है, कैल्शियम की, विटामिन डी3 की जो कमी होती है, वो पूरी होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम जो दवा दे रहे हैं, वो अल्कोहल में मिक्स कर दी हमने, हुँ, उसकी हुँ। पोटेंसी पुट अप हो गई। तो ये गलतफ़हमी लोगों में बैठी बैठी हुई है कि एलोपैथ क्विक रिज़ल्ट देता है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथ भी बहुत सुर्री कुव्वत रखता है, बहुत अच्छी ताकत रखता है और अपने मरीज़ को मायूस नहीं होने देता, बशर्ते कि डॉक्टर सही डायग्नोज़ करना जानता हो तो। बहुत एक अच्छे पॉइंट पर आप लेकर आए हैं। नाज़रीन, जब होम्योपैथी और एलोपैथी में बात होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि भई क्विक रिज़ल्ट्स की बात आती है, तो आपने कहा कि वो जो तिब है, जो डॉक्टर है, अगर उसको डिटेक्ट कर पाता है वो प्रॉब्लम्स को, तो जो एलोपैथी है उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे भी कोई मर्ज़ होता है तो फ़ौरन से उसकी ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, और उसके आइडेंटिफिकेशन बहुत क्विकली हो जाता है विदिन 2-3 डेज़, और मैक्सिमम अगर कोई इन्फेक्शन भी है तो 1 हफ्ते के अंदर मर्ज़ का पता लग जाता है किस वजह से मर्ज़ है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ दूसरा इन्फेक्शन है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो कोई ऐसा तरीका या ऐसा कुछ वो नहीं होता, बस जो डॉक्टर है या जो तबीब हैं वो देखते हैं कि भई हाँ, ये मर्ज़ है और वो इलाज कर देते हैं। जो पेशेंट है उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। देखिए, जो रियाज़ी हकीम हैं, जो मेहनत कर कर आए हैं, जिन्होंने अपने उस्तादों की जूतियाँ सीधी की हैं, वो डॉक्टर से बहुत कहीं आगे एलोपैथ डॉक्टर से होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम भी पेशाब टेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें कलर देखते हैं कि कलर इसका कैसा है। येलो है
येलो में कौन सा कलर और मिला हुआ है, वाइट येलो है या डार्क येलो है, ये देखा जाता है, या बिल्कुल वाइट है या नीले रंग इसके साथ मिला हुआ है। हम ये देखते हैं कि जो बॉडी में इसके केमिकल बन रहा है वो उसके यूरिन में आता है, और इसके अलावा देखते हैं कि इसमें वो पदार्थ जो इसकी बॉडी में बन रहा है वो ठोस है या तरल है। तो उसमें देखा जाता है, अगर तो हम इसमें पेशाब में जो रतूबत ऊपर तैरती है तो वो मतलब इसके ये है कि तबीयत में इसके जो ठहरा हुआ है वो हल्का पदार्थ है, और जो बिल्कुल दरमियान में तैर रहा है तो इसका मतलब मीडियम है, ठोस भी है और हल्का भी है, और जो नीचे बैठ गया इसका मतलब ठोस पदार्थ है। हम उसी से डायग्नोस करते हैं। हम इंसान की ज़बान देखते हैं, उसकी आंखें देखते हैं, उसकी नब्ज़ देखते हैं, उसके स्किन का कलर देखते हैं। तो स्किन का कलर देखते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि ये आपके लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो ये हम नहीं देखते, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल ये सब हम देखते हैं, तसल्ली करते हैं, उसके बाद ही कोई डायग्नोस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस यूँ ही आँख मींचा और कुछ भी उठा के दे दिया। और या पेटेंट कोई आइटम है, पेटेंट आइटम में भी ऐसा नहीं है कि जो आपके यूँ ही बना दिया, बहुत तकड़ी, बड़ी लंबी, बड़ी गहरी रिसर्च इसके साथ हुई है जो पेटेंट बने हैं, ऐसे नहीं बना दिए गए। दिमाग में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए है, हार्ट में कोई दिक्कत है तो उसके लिए है, लीवर में कोई दिक्कत है, यानी हमारी नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है और या मस्कुलर यूनिट है या हमारे ग्लैंड यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको डायग्नोस करने के बाद ही जो है दवा दे रिजल्ट। पाते खैर, मैं नाजरीन से एक बात कहना चाहूँगा। मैं असल में जब हज़रत बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मैं सोच रहा था कि अलीगढ़ की ये भी एक ख़ास बात है कि हज़रत उर्दू का भी, खालिस उर्दू के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी के एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल भी हो रहा है और इंग्लिश के वर्ड्स भी आ रहे हैं। खैर, जो हज़रत अभी यूरिन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर सुपरनेटेंट और प्रेसिपिटेट की बात हो रही थी, मैं बीइंग अ बायोकेमिस्ट्री में उन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उस चीज़ को आसान ज़बान में समझ रहे होंगे। खैर, बहुत काफ़ी डिटेल्ड में हम इस डिस्कशन में जा चुके हैं, लेकिन एक सरफेस पे जो क्वेश्चन और एक आम तौर पे जो जनरल बच्चों का जो क्वेश्चन होता है, मैं उनकी तरफ भी थोड़ा रुख करूँगा कि जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, लाइक आज हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है एमबीबीएस के लिए, लाखों करोड़ों लोग खर्च कर रहे हैं मेडिकल सीट पाने के लिए, ताकि वो किसी तरीके से नीट में अपनी बेहतर से बेहतर रैंक लाएं और फिर वो डॉक्टर बने। ये क्रेज़ होम्योपैथी या यूनानी मेडिसिन के लिए क्यों नहीं है? मैं बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। देखिए, ये जो एलोपैथ ट्रीटमेंट है, ये क्विकली तो बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, लेकिन होता क्या है, आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, एंटीसेप्टिक ले लीजिए, एंटी पेन पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं, ये बॉडी के फितरत के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एंटीबायोटिक दी है, तो हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं या हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये तमीज़ थोड़ी है कि हमारे सिर्फ़ वो जो वायरस पैदा हुआ उसी को मारेगा ये। ये तो तमाम शरीर के जो बैक्टीरिया हैं वो इससे मुतासिर होंगे। इसी वजह से अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं एलोपैथ का और इमरजेंसी लिया, चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके बाद आपको कमज़ोरी महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं खराबी चल रही है। ऐसे ही पेन किलर जो हमारी दवाएँ दी जाती हैं, इसका सिर्फ़ एक ही काम होता है, एक ही मकसद होता है, हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन है उस हुँ। जहाँ हमारे पेन है वहाँ स्लो कर दिया जाए। इसका मतलब हमारे नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम से खिलवाड़ हो रही है। अब आप अगर इसको कम करेंगे या धीमा करेंगे, तो आप ये समझिए ना हमारे हार्ट की क्या कैफ़ियत बनेगी। हमारा हार्ट नीचे जाएगा, हुँ। ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाएगी। तो वो जो पेन किलर है कुछ समय काम करती है, उसके बाद कोई और मर्ज़ पैदा हो रहा होता है। तो जो ये एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक दवाएँ हैं, ये हमारे यहाँ वायरस को मार तो देती है शरीर के अंदर, लेकिन वो डेड बॉडीज़ अंदर पड़ी रहती हैं। इनके यहाँ उसकी सफाई का कोई तरीका नहीं है। इस वजह से यूनानी और आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है, वो डिटॉक्सिफ़िकेशन पे डालते हैं, ब्लड प्यूरिफ़ाई करते हैं, लीवर को प्यूरिफ़ाई करते हैं, हार्ट को डिटॉक्स करते हैं, माइंड को डिटॉक्स करते हैं, किडनी को अब अच्छी हालत पे लाते हैं, और ये सिवाय हमारे ग़िज़ा के और हर्ब के यानी देसी जड़ी-बूटियों के सिवा नहीं हो सकता ये। तो हम इसलिए भस्मों की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाते। भस्म जो है वो भी ऐसे ही काम करती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है।
इसलिए उस तरफ नहीं जाना चाहिए, इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए वो चीज़ें मेटल, वरना नहीं लेना चाहिए। वो तो सब हमारे, अगर हमें आयरन की ज़रूरत है तो हमें पालक खाना चाहिए, हमें पोटेशियम की ज़रूरत है तो केला और आलू खाना चाहिए। हम ये ग़िज़ाओं से हम अपने मिज़ाज को तब्दील कर सकते हैं, ग़िज़ाओं से हम अपना इलाज कर सकते हैं। हमें बच्चों को ये चाहिए, हमारे बच्चों को जो हम देख रहे हैं कि होड़ लगी हुई है एमबीबीएस की। अरे भाई इस तरफ आके तो देखो, बहुत ज़बरदस्त नेचुरल तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप इस काम को कर पाएँगे। और इसमें जो कोर्स हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कोर्स को डिज़ाइन किया है, इलाज बिल मुफ़रद आज़ा, ये बहुत यानी नई साइंस है और इसको माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही इसका जो है कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। वो कहते हैं ना, आके तो देख पी के तू देर ना कर नमाज में, हैं? वहदत के जाम मिलते हैं शामो शहर नमाज में। तो ये ऐसा ही सिस्टम है कि आप आइए, आपको आपको रहबरी और रहनुमाई और सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें बहुत कुछ है। बस ये कि इस पे काम बच्चे करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भई ये जो है किसी हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी वैद्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। असल में बात ये है, एलोपैथ तो खुद सिर्फ़ जर्म्स पे काम करती है जो ब्लड में नहीं होता, जो शरीर में पड़ा रहता है। तो जब जर्म्स पे काम करती है तो एलोपैथ का काम जर्म्स पे है, तो तुम काय का इलाज कर रहे हो? ब्लड के अंदर रोग होता है, यानी वात बढ़ गया, मेलानिन बढ़ गया, यानी कि कफ बढ़ गया, यानी बलगम बढ़ गया शरीर में, ब्लड में ही तो बढ़ गया। वैसे थोड़ी जो तो खकार में कफ आ रहा है उसको कफ नहीं कहते। कफ वो है जो हमारी बॉडी में जो सफ़ेद ज़र्रात बढ़े हैं कफ के। इसी तरह ये आपके लीवर का जो प्रोडक्ट है, बाइल, ये जब शरीर में बढ़ जाता है तो इसे पित्त रोग बोलते हैं। तो हमें देखना ये है हमारी डाइट कौन-सी है, हमें खाना क्या चाहिए? हमें खाना बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो सारी चीज़ें कवर करे। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि आपने अगर आप एक ही चीज़ को खाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपने ज़्यादा चरपरे मसालेदार चीज़ें खाई, आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ होगा, और जब हार्ट की तरफ होगा, हार्ट का स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब इसमें देखना होता है कि इन्वॉल्वमेंट इसमें दिमाग का ज़्यादा चल रहा है या लीवर का ज़्यादा चल रहा है, कोई भी एक एक वो नहीं होती ख़िल्त। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन-सा केमिकल बन रहा है बॉडी के अंदर। जो नहीं बन रहा है हम उसे बना देते हैं, और जो बन रहा है उसे निकाल देते हैं, उसको कम भी कर देते हैं। बस रोग का इलाज हो गया, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। क्योंकि जितने भी दुनिया में रोग हैं ये वात, पित्त, कफ में 3 टाइप की ही बीमारियाँ आएँगी। कैंसर होगा तो भी, और आपको फोड़ा होगा तो भी, बुखार होगा तो भी वात, पित्त, कफ देखा जाता। अब जैसे हमारी भूख खत्म हो गई, अब आपने भूख चमकाने के लिए वो जो दवाएँ दी हैं, अब उसका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपने भूख चमकाने की दवाएँ दी उसको, तो वो तो और ख़राब कर देगा ना, फूँक देगा बॉडी को। हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो स्टोमक है, ये भी 3 ही चीज़ों से बना है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम भी है इसमें, नर्वस सिस्टम भी है इसमें, ग्लैंड सिस्टम भी है इसमें। हमें ये देखना है हमारे स्टोमक का सिस्टम कौन-सा ख़राब है, हम उसको जनरेट करेंगे। जो सिस्टम बंद है, उसको हम जनरेट कर देते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। और ख़ैर काफ़ी तफ़सीली बात हुई और कुछ चीज़ें तो मेरे भी ज़हन में नहीं ग्रैस्प कर पाया मैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बखूबी जान रहे होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफ़ेसर असदुल्ला खान साहब हैं, जो एंटी माइक्रोबियल और रेज़िस्टेंस पे काम कर रहे हैं, और बाकायदा पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है कि हाउ दीज़ मेडिसिन्स आर एक्चुअली डेवलपिंग मोर हार्मफुल बैक्टीरियाज़ एंड दे आर गेटिंग रेज़िस्टेंट टू द इन्फेक्शंस, टू द मेडिसिन, सॉरी। तो अब हम जो है थोड़ा-सा अपने गुफ्तगू का रुख अलग अंदाज़ पे लेके जाते हैं। लाइक जो जैसे हमारी बात हो गई कि ये एक स्लो प्रोसेस है या इसमें टाइम टेकिंग होता है। आपने कहा कि इसको टाइम जो है होम्योपैथी है उसके अंदर फ़ास्ट भी किया जा सकता है और फौरी जो है ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मेरा अगला सवाल जो है, हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा ऑडियंस के लिए या जो आज के नौजवान गुज़र रहे हैं, जो चीज़ उनके सामने दरपेश है, वो है कि वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से। अब वो वजह चाहे उनका महबूब हो या उनके क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स हों। तो उसको मतलब आपके या कह लीजिए कि होम्योपैथी के अंदर या यूनानी मेडिसिन के अंदर किस तरीके से उसको डील किया जाता है? या किस तरीके से उसको दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, एक प्रोडक्ट है मेलानिन, और इसको बनाता है हार्ड। जो ये मेलानिन है,
जब बॉडी में बढ़ जाता है, हम इसे अपने तिब की लाइन में सौदा बोलते हैं। जब ये बॉडी में बढ़ जाता है तो इससे खुश्की पैदा हो जाती है, और जब इसमें हमारे दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दिमाग में भी खुश्की बढ़ जाती है। और जब खुश्की बढ़ती है तो हमारा जो स्टमक है, वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा हो जाता है। और धीमा होने से उसमें जो गंदी गैसेस पैदा हो रही हैं, क्योंकि खुश्की बढ़ गई है। तो जब खुश्की बढ़ी, दिमाग में भी खुश्की बढ़ी, इंसान की सोच में भी खुश्की आ जाएगी, तो वो सो नहीं पाएगा। और जब नींद उसकी खराब हो जाएगी तो वो डिप्रेशन में जाएगा। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि मेलानिन को कम करने का तरीका आना चाहिए उन्हें। बॉडी से इसको कैसे निकालना है, सारा नहीं निकालना, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारा सनरेज से। और लोग झन से गोरा होने के लिए मेलानिन को ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल बॉडी से। ये ग्लूटाथायोन की भी, टैबलेट्स भी हाँ ले जी, रहे हैं। ये जो ग्लूटाथियोन है, इसके साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी की ताकतवर प्रोटेक्शन है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से। तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी है। मस्कुलर सिस्टम को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम मेलानिन से ही चलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको बहुत सही तरीके से बैलेंस में कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका आयुर्वेदा और यूनानी और होम्योपैथ में है, और बाकी कहीं नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेलानिन, अब ये क्या करते हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स जो हैं डिप्रेशन से बचने के लिए उसको सुलाते हैं। और जब जी, वो नींद लेता है तो उसकी खुश्की बढ़ रही होती है। और जब खुश्की बढ़ जाती है तो फिर उसके मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम वीक होता है। जब वो उठता है तो उसके हाथ पैर कँप-कँपाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये इलाज थोड़ा ही ना हुआ। इलाज नहीं है ये। इलाज अगर आप डिप्रेशन का करना चाहते हैं, मेलानिन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। ख़त्म करोगे तो फिर मस्कुलर सिस्टम वीक हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा हार्ट वीक हो जाएगा। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को बॉडी से ख़त्म नहीं करना है, इसको बैलेंस करना है। और ये देखना है कि इसका ताल्लुक हमारा बाइल से बना है या कफ से बना है, जी, क्योंकि कोई भी एक मिजाज खाली नहीं होता। या तो कफ के साथ है इसका मिजाज मेलानिन का, या बाइल के साथ है, यानी कि सर्दी खुश्की है या गर्मी खुश्की है, ये देखना पड़ता है। अगर गर्मी खुश्की है तो उसका पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ गर्म खाएगा एकदम से बहरान पैदा होगा, वो जुनूनी जुनूनी पागलपन माले खुलिया कहलाता है। और वहमी माले खुलिया में दिमाग से उसका ताल्लुक जुड़ा होता है, तो सर्दी खुश्की होती है तो वो वहमी होता है। हाथ धो रहा है तो हाथ धोते रहेगा, अगर अगर मैं बेडशीट बिठा रहा तो बिठाते ही रहेगा। लोगों से मतलब ये कहेगा कि ये इन्होंने मुझे मार देना है, ये मुझे जहर दे देंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कैफियत बनती है, मेलानिन कफ के साथ होता है तब। और अगर वो आक्रामक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वल्वला अंगेज़ियत उसमें पैदा हो चुकी है उसकी तबीयत में, और इन्हितात बज़ीरी बढ़ रही है, तो उसकी मकसद ये है कि उसका हार्ट का ताल्लुक हमारा, मेलानिन का ताल्लुक हमारा जो है इससे हो गया है, बाइल से। हुँ, और ये सर्दी खुश्की की बजाय गर्मी खुश्की में तब्दील हो गया है। तो हमें ये देखना पड़ता है। अब हम इन दोनों को खुश्कियों हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे डिप्रेशन है तो उस सोच गहरी हो गई, इरादे कमज़ोर, या फिर बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत में इंसान जो डिप्रेशन में आता है, तो हम इसका ये करते हैं कि लीवर का ताल्लुक दिमाग से जोड़ते हैं, यानी गर्मी तरी पैदा करते हैं। ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो ये ग़िज़ाओं से और दवाओं से ही मुमकिन है, मतलब आयुर्वेदा से मुमकिन है, वैसे नहीं हो सकता। ये है मसला। अब आप देखिए, आप उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिल जी, जी, गया होगा। बिल्कुल। मैं असल में ये आजकल के नौजवान खुद तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप वाक़िफ़ हैं इस चीज़ से। मेरा अगला जो सवाल है, वो ये है कि जिस तरीके से एलोपैथी के अंदर या मॉडर्न मेडिसिन में जो सर्जरी के मुतालिक तरक्की हुई है, वो जी, जी। यूनानी मेडिसिन में जो होम्योपैथी है, उसमें किस तरीके से मतलब वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं इस सर्जरी वाले मसले में? देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे पहले सर्जन थे, वो अजमल अली खां साहब थे। इसको हमारी तिब में जर्राही कहा जाता है। हुँ, जर्राह तो बहुत-बहुत बड़े हुए हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि जर्राही नहीं हुई है। तो जर्राही, ये खतना कैसे होती है? जर्राह करता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जर्राह करता है, फोड़े का ऑपरेशन जर्राह करता है। लेकिन उस हद तक नई तरक्की इसलिए हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में सर्जिकल सिस्टम सेम वैसा बना दिया गया है, जैसे आपके एलोपैथ में है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े जो है यूनानी में भी इसका पुरज़ोर अपील करें, और बिल्कुल एमबीबीएस जैसा ही इस कोर्स को डिज़ाइन करें।
तो क्योंकि आगे चल के इसमें तरक्की ज़्यादा है, लोग हर्बल की तरफ वापस आ रहे हैं और हार्मफुल केमिकल यानी कि बहुत हार्ड किस्म की दवाएँ जो एलोपैथ की है कि एक जगह सही होती है, दूसरी जगह नुकसान पहुँचा रही होती है। तो इसलिए हम अपील पुरज़ोर अपील करते हैं कि सर्जिकल सिस्टम सेम एमबीबीएस की जैसा इसमें कोर्स में शामिल किया जाए। माशाल्लाह, जो एक आपकी अपील भी है और वक्त की दरकार भी है कि हमारे पास, मैं खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको जितना ज़्यादा एडवांस किया जा सकता है, चाहे जिस भी फील्ड से हो, चाहे वो BA HMS हो या MBBS हो या BUMS हो, जितने भी शोबे हैं, उस तरीके से हेल्थ को जितना बेनिफिट हो, इंसानों को जितना बेनिफिट हो, वो बहुत ज़रूरी है। और आपकी अपील भी मुझे वाकई में ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आयुर्वेदा या यूनानी इसको जितना एडवांस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर और अफोर्डेबल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तानी कौम है। अब हम जो है एक जो ये आसानी के लिए जिस पे बात आई कि भाई आसान होना चाहिए, होना चाहिए। जो आसानी के तौर पर जो नौजवान या कोई भी, लाइक वो बड़ा उम्र के इंसान हो या किसी गाँव में हो या किसी शहर में हो, सब लोग जो है आसानी की तरफ दौड़ते हैं और उसका एक तरीका उन्होंने ये निकाला है कि वो अब अपनी परेशानी को गूगल करते हैं और उस पे से प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। अपनी परेशानी को यूट्यूब पे डालते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो ये किस हद तक जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और या किसी भी पेशेंट के लिए कितना मुफ़ीद हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकता देखिए 3 टाइप की बॉडी होती है। एक तो होती सॉल्टी, एक होती बेस और एक होती एसिटिक। अब हमें देखना ये होता है कि हमारा मिजाज एसिटिक है। जैसे मिसाल के तौर पर जिनको लीवर की प्रॉब्लम की वजह से मोटापा बढ़ा है, वो हमारा पित्त रोग की वजह से मोटापा बढ़ा कहलाता है। अगर आप उसमें ये किसी ने ये कह दिया कि आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लो, तो आपकी फैट कट जाएगी। उसकी फैट नहीं कटेगी, उसकी बॉडी में एसिड ज़्यादा है और जब एसिड ज़्यादा है, आप उसे मज़ीद और सिट्रिक एसिड दे देंगे, तो वो जो सिट्रिक एसिड बॉडी में पहुँचा है, वो लिगामेंट्स की चिकनाई ले जाएगा उठा के। उसकी वजह से L4, L5, S1 में दबाव हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है या आपके शोल्डर फ्रोजन वगैरह हो रहा है। ये इसलिए हर नुस्खा हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए कोई भी एक्सपर्ट बन के यूट्यूब पर बैठ जाता है और अपनी बात करता है और वो कभी बैक्टीरिया की बात कर रहा है, कभी न्यूट्रिशन है, कभी कोई डायटीशियन है। ये इन लोगों को तहज़ीब व तमीज़ तमद्दुन नहीं है, ये तो ये देखना है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये खा लो। ऐसा नहीं है भाई, हर किसी में आयरन ज़्यादा अगर आप उसे पालक खिलाओगे तो क्या हाल होगा उसका? ज़ाहिर बात है कि उसमें उसकी डब्ल्यूबीसी सारी सिस्टम खराब हो जाएगा। उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, उसकी बॉडी में तलातुन बर्पा हो जाएगा। इसलिए और सिट्रिक एसिड अगर आप मोटापा काटने के लिए रहें तो आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। क्योंकि हमें तो देखना ये है कि सर्दी की वजह से नर्वस सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब बॉडी में कमी हो गई है, हमें पहले इसे पूरा करना है। हमें अपने लीवर को शांत करना है। इसके प्रोडक्ट बाइल ज़्यादा बनना है तो उसको शांत करना है। किसी को वात की वजह से, हार्ट की वजह से उस क्योंकि कब्ज़ ज़्यादा होती है इस चाल में। है। वात रोग में एंग्ज़ायटी जिसे कहते हैं, ये कब्ज़ ज़्यादा होती है इसमें और कब्ज़ सर्दी, खुश्की की वजह से ज़्यादा होती है। तो अब वो मोटापा क्योंकि अंदर मल है, तो वो गैसेज़ बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये गैस बन रहा है तो चर्बी ज़रूर बनेगी। तो इसका जो मोटापा है ये अलग दवाओं से जाएगा। अब किसी को कफ की वजह से यानी बलगम और तरी ज़्यादा बढ़ गई है शरीर में और वो मोटा हो गया है और जब वो मोटा हो गया है तो उसकी ग़िज़ाएँ, उसकी दवाएँ वो भी अलग होंगी। एक इंसान को बवासीर है जो बूढ़ा है, एक इंसान को बवासीर है जो नौजवान है, एक इंसान को बवासीर है जो कमज़ोर है, एक इंसान को बवासीर है कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या सबकी दवा एक हो सकती है? आप बताइए। और यूट्यूब पर दावा करने वाले ये कहते हैं कि ये नुस्खा ले लो आप, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, हम ये देखते हैं इसमें कौन-सा बैक्टीरिया आया? वात की वजह से आया है, पित्त की वजह से आया है या कफ की वजह से आया है? जो आप देखा होगा गृहिणी जो है, जो घर की औरतें हैं,
तो गर्मी में आटा गूंद के छोड़ देती है ना, 10-12 घंटे अगर वो पड़ा रहा तो उसमें वो फूल जाएगा, उसमें खमीर आ जाएगा। थोड़ी समय और पड़ा रहा तो वो डबल खमीर आ जाएगा और उसमें खट्टी बदबू पैदा हो जाएगी। अब ऐसे ही उसमें बुलबुले पैदा हो जाएंगे, फिर उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा। इसी तरह बॉडी में अगर कोई चीज़ रुक रही है तो वो सड़ान पैदा करेगी, और जब वो सड़ान पैदा करेगी उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा, और आप जो सेप्टिक एंटी बैक्टीरिया जो दवाएं देते हो उससे वो मर जाएगा, वो वहीं पड़ के कैंसर बन जाएगा। इस वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि वो एक तो जिस जिस ग़िज़ा को खाकर वो बैक्टीरिया या ख़मीर पैदा हुआ है, उस ख़मीर को हम वहाँ से निकालते हैं, और उसको भी निकालते हैं क्योंकि वो ग़िज़ा बंद कर देते हैं जिससे वो ख़मीर पैदा हो रहा। हम दूसरी ग़िज़ा देनी शुरू कर देते हैं तो वो खाना, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो ग़िज़ा खाता है वो दूसरी नहीं खाता, जो भी है। तो अब हम उसको मारते भी हैं, ग़िज़ा ना देकर भूखा मारते हैं। और परहेज़ का जो हमारा सिस्टम है ना, सब कुछ खाओ, अबे कैसे खाओ सब कुछ? तेरे लिए नहीं बना सब कुछ। तुझे क्या खाना है ये है मसला, कि क्या खाना चाहिए। हम जो ग़िज़ा और परहेज़ बदलते हैं, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए बदलते हैं कि भई इसमें ये वाला ख़मीर पैदा हुआ, ये बैक्टीरिया पैदा हुआ, अगर हम ये वाली डाइट देंगे तो ये खुद मर जाएगा क्योंकि इसे खुराक नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जो भी डॉक्टर्स, जो भी एक्सपर्ट, जो भी सलाहकार जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ख़ास तमीज़ मैंने आज तक देखी नहीं है। जानते ही नहीं है कि किसको क्या खाना है, किसको नहीं। डाइट तो सिर्फ़ यूनानी तबीब बता सकता है कि कौन-सी डाइट लेनी चाहिए इस वक़्त और कौन-सी नहीं लेनी चाहिए, और जब बॉडी सेट होती है, तो बैलेंस डाइट कैसे लेनी चाहिए। ये तो यूनानी तबीब बता सकता है। इसलिए आयुर्वेदा, यूनानी एक्सपर्ट के आप पास जाइए। दुनिया हर्बल, हर्बल, हर्बल कर कर वापस आ रही है। आप भी इस पे कोशिश करिए, और ज़्यादा नुकसानदार दवाओं से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इलाज करो। मगर हाँ, इमरजेंसी का टाइम जो है, इमरजेंसी में इन दवाओं की तरफ ना जाए आदमी, क्योंकि सारा अमला, जो कीमती मशीनरीज़ हैं, जो बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट, जो सर्जन बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं, वो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो उस वक़्त आप आयुर्वेदा ना देखने के बाद, आप जो है डॉक्टर के फ़ौरन इमरजेंसी जाइए, और अगर आप लाइफ़स्टाइल सेट करना चाहते हैं, तो फिर हमारे आयुर्वेदा और यूनानी की तरफ आइए। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को बीमार ही नहीं करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा और यूनानी की तरफ आइए, और बीमार हाँ, हो गए हैं और ऐसी क्रिटिकल नहीं सिचुएशन है, क्रिटिकल है तो आप जो तो है, फिर आया है एलोपैथी की तरफ या मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। हाँ, वो भी, वो उस पे बहुत मेहनत हुई है भई, वो मामूली चीज़ नहीं मेरा है। एक सवाल जो है इस चीज़ पे है कि अगर सपोज़ कीजिए कि आपने किसी जिस्म को एनालाइज़ किया, उसकी बीमारियाँ पता की, और बीमारी पता करने के बाद एक नुस्ख़ा उसको दिया उस जिस्म को, और वो नुस्ख़ा जो है वो जिस्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि हमें ये मालूम है कि इसने कौन-सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग गोश्तख़ोरे होते हैं, जी। हम हमेशा उसे गोश्त चाहिए होता। तो एक टाइप की ग़िज़ा जो है, एक ही मोटर को चलाएगी हमारे। यानी जिस इंजन को आप फ्यूल देंगे, वही तो ज़्यादा तेज़ चलेगा, जी, जी। और बाकी तो बंद हो जाएँगे। तो हमें जो ग़िज़ा नहीं जा रही बॉडी में, हुँ। वो पहुँचाएँगे, जो दवा बॉडी में पहुँचनी चाहिए वो पहुँचेगी। तो ऐसा नहीं है कोई इलाज नाकाम हुआ हो। ख़ैर मेरा सवाल ये अपने क्लब से मुताल्लिक था। असल में जैसा कि आपने कहा कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई मर्ज़ पता चल गया है और उसको अगर आप दवा दें और वो दवा एक्सेप्ट ना करे। सीडेंस डिबेटिंग क्लब 1884 में सर सैयद अली रहमान ने शुरू किया था, और उसका मकसद ये था कि नौजवानों के दरमियान वो सलाहियत पैदा हो कि वो अपनी बात को कह सकें, अच्छे अंदाज में रख सकें। हालात में जो अभी करंट सिचुएशन अलीगढ़ की है, उसमें ये हुआ कि नौजवान अपनी बात को कहना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास आज़ाद ख़याली ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब ने उसी नुस्खे को अपनाया जो सर सैयद ने 1884 में नुस्खा बनाया था, और उसी नुस्खे को मंजर-ए-आम पर लेकर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को प्रोपेगेट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस अलीग बिरादरी के अंदर वो जो बीमारी पैदा की गई है, या वो जो कमरों में बैठने के बाद पनप गई थी, उसको ख़त्म किया जाए। मैं अलीगढ़ की तरफ रुख करूँगा और आपसे आपके अलीगढ़ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका अलीगढ़ जिस वक़्त आप बीओएमएस कर रहे थे, वो किस तरीके का अलीगढ़ था? और आज आप अलीगढ़ को किस तरीके से देखते देखिए, वो बहुत खुशनुमा माहौल था। एक-दूसरे के लिए जान छिड़कते थे लोग।
और बहुत नफासत भरी ज़िंदगी थी। वो तो जब किसी को देखा जाता था कि ये अलीगढ़ का स्टूडेंट है, तो वो बड़ी अदब, बड़े खूबसूरत अंदाज में, अगर हमारे साथ के पढ़े हुए किसी भी लाइन के हमारे दौर में पढ़े हुए लोग हमें मिले हैं, तो हमारा ऐसा काम हुआ है कि जहाँ करोड़ों रुपए लगने थे, वहाँ हमारा एक पैसा नहीं लगा। तो क्या खुलूस होगा अलीगढ़ में। तो अब इसको कायम रखने के लिए हमें गुस्ताखियां भी नहीं करनी है, बदतमीजियां भी नहीं करनी है, और अगर हमें धरने प्रदर्शन करने हैं तो बहुत खुशनुमा अंदाज में करने हैं। मेरा काम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचे यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है पर मर्दों की शमशीर है। तो बात यह कि हार ना मानो, मोहब्बत और खुलूस में आगे बढ़ो। खुलूस की जो शमशीर है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। पूरे दुनिया में, पूरे आलम में आप फतह पाओगे मोहब्बत से। तो आप, मेरे मेरे भी आपके लिए दुआ है कि आपने जो बेड़ा उठाया, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी हासिल आमीन, परवरदिगार कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इसके अलावा आप जो है बस मेरी दो बातें ख्याल रखिएगा कि किसी के हुकूक और किसी की इज्जत पामाल ना हो हमें बिल्कुल, अपनी हक की बात कहने में। बिल्कुल, बेशक। खैर, मैं जैसा अभी सर ने बात कही कि अलीगढ़ का अगर कोई अली किसी दूसरी जगह मिल जाए तो वो एक खैर मकदम होता है, जो मोहब्बत होती है, और वही आज मैंने खुद मुज़ाहिरा किया इस चीज़ का कि जिस तरीके से हम यहाँ पर आए, हज़रत ने हमें जिस तरीके से हमारा खैर खैर मकदम हुआ, और इस मतलब में मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो सिडेंस डिबेटिंग क्लब का जो मकसद सिर्फ तकरीर करने वाले लोग नहीं, जिस भी फील्ड में आप जाएँ, जिस भी दो गोशे में आप काम कर रहे हैं, उस गोशे में अपने फील्ड को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना। जैसे अभी सर ने बातें मेंशन की, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश की। कुछ बातें मुझे भी समझ में आईं, और कुछ बातें हो सकता है जो हमारे बीयूएमएस के तालिब इल्म हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। लेकिन जो अंदाज़ था कि किस तरीके से आप ऑडियंस को, अपने मुख़ातिब जिससे आप हैं, वो उसको कनेक्टेड रखें, ये तो अलीगढ़ की पहचान है। ये है अलीगढ़ की पहचान कि किस तरीके से आप अपने शागिर्द हों, ऑडियंस हो, जो भी हो, जिससे भी आप खिताब कर रहे हैं, वो आपसे जुड़ा रहता है, वो आपकी बात को समझता है, चाहे उसको वो मेडिकल टर्म्स ना आते हों। तो ये चीज़ जो है वो सिडेंस डिबेटिंग क्लब ने बेड़ा उठाया है, और इंशाअल्लाह जैसा कि सर ने हिदायत दी, उस चीज़ का ख़्याल रखते हुए इस काम को करते रहेंगे, और जो छोटी-मोटी आज़माइशें दरपेश आएँगी, उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे, हमारे कदम को जमाए रखे, और आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएँ हमारे साथ रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये जो मुहिम शुरू की गई है, इंशाअल्लाह उसी तरीके पे पहुँचेगी जिस तरीके से सर सैयद अली रहमान ने शुरू की थी। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जी, तमाम शुक्रिया। हाज़रीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जो टीम जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में और इसके मैनेजमेंट्स में मदद की है, अल्लाह ताला उनके भी मेहनत को कबूल फ़रमाए, और तमाम जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी भी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।